हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एम्स की जो ऑफिशियल नोटिस आई हुई है एम्स नॉट सेट 7 की वो डिस्कस करने वाले हैं। उसमें एग्ज़ाम के जो पैटर्न होते हैं आपके प्री और मेंस के, आप जानते हैं कि प्री होता है पहले, फिर मेंस होता है। तो मेंस के एग्ज़ाम में ना बहुत बड़ा चेंज हुआ है गाइस, ठीक है। तो उसी चेंज के बारे में आज बात करने वाले हैं कि मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न में अब क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि और क्या दे रखा है इस नोटिस में। सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 अगस्त से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा एम्स नॉट सेट 7 का, वो प्लीज़ जाके जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी एम्स नॉट सेट 7 की एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जैसा आप जानते हैं कि इसमें बीएससी नर्सिंग, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रखा है, वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। आगे बात करते हैं तो जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, देखिएगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम नहीं भर सकते क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी अपनी हमारी कॉलेज है वो सिर्फ स्टेट काउंसिल से ही रजिस्टर्ड है, वो आईएनसी से रजिस्टर्ड नहीं है। तो एम्स में ये अलाउड है कि यदि आपकी जो कॉलेजेस हैं वो आइदर आईएनसी की एफिलिएशन से हो या फिर स्टेट काउंसिल की एफिलिएशन से हो, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन है, अब एफिलिएशन है या फिर दोनों ही एफिलिएशन है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है गाइस, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, देखिएगा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इट्स मीन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम, ठीक है। तो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है और जीएनएम के साथ साथ आपके पास यदि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। यदि आपने जीएनएम कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तब आप एलिजिबल होते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए नॉट सेट का, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दिया है एज लिमिट, ठीक है। तो एज लिमिट पे भी आगे डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो जो लोग भी उस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि किस एज ग्रुप्स के लिए कितनी छूट दी गई है एज लिमिट्स की, ठीक है। तो जो बेसिक्स एज लिमिट है उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एम्स बिटवीन फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स, ठीक है। तो 18 से 30 साल की जो उम्र सीमा रखी गई है एम्स नॉट सेट 7 के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि और क्या दे रखा है इसमें। तो इसमें दे रखा है एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी यदि कैंडिडेट हैं आप, तो आपको 3000 रुपये नॉमिनल फ़ी देना पड़ेगा, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो लास्ट में आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3000 रुपया पेमेंट करना है। वहीं अब बात करें एससी एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का, तो उनको 2400 रुपया देना है, ठीक है। 2400 रुपया देना है दोज हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें पर्सनल डिसेबिलिटीज़ की, जो लोग पर्सनल डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी प्रकार के हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए देख लीजिएगा एक्सएम्प्टेड है, उनकी कोई फ़ी नहीं लगे, उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। आगे बात करते हैं कि और क्या दे रखा है। तो जो फ़ी का जो पेमेंट मोड है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे दिया है स्टेज 1, यानी कि देख लीजिएगा वो स्टेज 1 जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है। एग्जाम आपकी सीबीटी टेस्ट होगी। नॉट सेट प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है 15 सितंबर, ठीक है। 15 सितंबर को आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट होने वाली है, संडे का दिन है 15 सितंबर को, उस दिन आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट होगी। जो लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनकी फिर मेंस होगी, जिसको हम स्टेज 2 टेस्ट बोलते हैं, ये भी सीबीटी मोड की टेस्ट होगी मेंस की, ठीक है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस की एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है, वो क्या बदलाव है, ठीक है। अब बताइएगा कमेंट करके जो बदलाव किया है एम्स नॉट सेट ने, वो एम्स ने वो सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, पर आपको कमेंट में ये बताना है कि उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो कितना हद तक सही है, ठीक है। वहीं बात कर ले अगर हम मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम देख लीजिएगा, आपका मेंस का जो डेट है 4 अक्टूबर को है। जब आप 15 सितंबर को प्रीलिम्स दीजिएगा और क्वालिफाई कर लीजिएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग के लिए सिर्फ होता है, उससे कोई मेरिट नहीं बनता है, ठीक है। मेरिट बनता है आपकी स्टेज 2 यानी कि मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट बनती है। तो जो मेरिट एग्ज़ाम का डेट रखा गया है वो रखा गया है 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2024 फ्राइडे का डे है, ठीक है।
और आगे देख लेते हैं इस एप्लीकेशन में क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो जनरल कंडीशंस दे रखे हैं कुछ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको और पढ़ सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है। बस ये बताया गया है कि 1 तारीख से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगी। एक तारीख के बाद से फिर आपको 21 तारीख 21 अगस्त यानी कि 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं एम्स नॉर्सेट 7 का, अप टू 5 PM शाम के 5 बजे तक, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है इसमें। वही सारी चीज़ें दी रखी गई, कैसे आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। तो इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, क्या एज रिलैक्सेशन रखी गई है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे दे रखा है एज रिलैक्सेशंस, किस कैटेगरी के लिए, किस ग्रुप के लिए कितनी एज रिलैक्सेशंस दी गई है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। SC/ST की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे SC/ST है, SC/ST के लिए अब 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशंस दी गई है। लेकिन जो जनरल एज कैटेगरी है ना वो 18 to 30 है, ठीक है, 18 साल से लेकर 30 साल तक है। पर जो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं उन सबके लिए छूट दी गई है अलग अलग साल का, ठीक है। तो बात कर लेते हैं SC/ST का, तो 5 साल की एक्स्ट्रा आपको छूट मिल जाती है। इसका मतलब है कि 30 ईयर्स तो ऑलरेडी है, उसके बाद 5 ईयर्स मिल जाएगा, तो आपकी 35 ईयर्स तक की छूट मिल जाएगी, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है आपके लिए, देखिएगा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। यदि आप PWBD कैटेगरी में आते हैं, आप हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए 10 साल की रखी गई है, ठीक है। आप 10 साल तक आप 10 साल इंक्रीज कर लीजिएगा, उतनी एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 30 + 10 = 40 साल तक आप जो भी स्टूडेंट्स PWBD कैटेगरी के हैं वो 40 साल तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं जब OBC की PWBD, यदि आप डिसेबिलिटीज़ हैं और आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 13 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, ठीक है। और यदि आप PWBD हैं और SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 15 साल तक की छूट दी गई है, ठीक है। और यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आप अपनी जब तक आपकी सर्विस है उसके बाद आपकी 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यदि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और यदि वो जनरल कैटेगरी का है तो उनको 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की जो OBC कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी वालों को 5 + 3 यानी कि 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात कर लें, यदि SC/ST कैंडिडेट्स हैं आप तो 10 और +5 यानी कि 10 ईयर्स की छूट दी गई है। 5 ईयर्स की तो ऑलरेडी रहती है और 5 ईयर्स की और एक्स्ट्रा छूट दी गई है, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। और गाइस आपको ना कास्ट और कैटेगरी की सर्टिफिकेट रखना बहुत अनिवार्य है 1 साल के अंदर का, ठीक है। और यदि कोई भी डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी से हैं तो उनको ना डिसेबिलिटीज़ की सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। यदि आप डिसेबिलिटी हैं तो डिसेबिलिटीज़ की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। और कौन से पार्ट में डिसेबिलिटीज़ हैं, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट लेग है, राइट लेग है, वो भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम की, ठीक है। देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम कहाँ दे रखा है इसमें। देखिए यहाँ पे है ना नॉर्सेट प्रीलिमिनरी टेस्ट और मेंस टेस्ट, देखिए 2 है, ये है प्रीलिमिनरी टेस्ट और ये है मेन टेस्ट, ठीक है। हम पहले प्रीलिम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना। तो देख लीजिएगा इसका जो पहला है, द नॉर्सेट प्रीलिमिनरी स्टेजेस इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सो वेयर अ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइज इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेजेस सेकंड, ठीक है। गाइज इसका मतलब ये हुआ ना कि जो लोग भी स्टेज 1 की एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी कि प्री की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, ये प्री पे मेरिट नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यही दे रखा है यहाँ पे। वहीं बात कर लेते हैं कि नॉर्सेट प्रीलिमिनरी विल नॉट बी यूज डिसाइडिंग मेरिट रैंक और फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो जो आपकी प्रीलिमिनरी टेस्ट है ना वो आपकी ना मेरिट डिसाइड करेगी, ना रैंक डिसाइड करेगी और ना ही फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगी। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है आपकी मेंस एग्जाम, ठीक है। तो मेंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, ठीक है। तो 90 मिनट्स आपकी एग्जाम होगी, देखिए यहाँ पे प्री, ठीक है। अभी हम प्रीलिम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स की जो एग्जाम होगी वो 90 मिनट्स की होगी, यानी कि 1.5 घंटे की एग्जाम होगी, ठीक है। जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100 मार्क्स का, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है।
जिसमें जो 80 क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से आएंगे। प्री में 80 क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट से आएंगे और जो बाकी के 20 क्वेश्चन होंगे ना वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और अर्थमेटिक्स से होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है प्रीलिम्स में, बट मेंस में चेंजेस हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, ठीक है। तो मेन प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन सेक्शंस होंगी वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगी, ठीक है। 18 मिनट्स ईच सेक्शंस के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, 5 सेक्शन होगा और हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए अब सीधे हम मेंस पे डिस्कस करते हैं, जिसमें जो भी दे रखा है आप अपना पढ़ लीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। अब डिस्कस कर लेते हैं गाइज मेंस की एग्ज़ाम को। देख लीजिएगा यहाँ पे है स्टेज 2, ठीक है। ये रहा आपका स्टेज 2, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और स्टेज 2, ठीक है। ऑल क्वालिफाइड PWBD कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, ठीक है। तो सारे जो भी PW कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्टेज 1 क्लियर कर रखा है उनको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। ऑल टाई केसेस फॉर द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स विद द लास्ट कैंडिडेट्स इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर स्टेज 2 विल ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2। तो जो लास्ट कैंडिडेट्स होंगे स्टेज 1 में उनको भी क्वालिफाई किया जाएगा। और कितने लोग क्वालिफाई करेंगे हम अभी बता देते हैं कि स्टेज 2 के लिए कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। जितनी सीट्स हैं, सपोज दैट यदि 5000 सीट्स है एम्स नॉर्सेट के लिए तो इसके 5 टाइम्स, यानी कि इसमें अगर मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो तो लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जितनी सीट्स होती है ना गाइज एम्स में, ये एम्स की बहुत पहले से यही नियम चल रहा है। जितने भी सीट्स होते हैं एम्स नॉर्सेट में, क्वालिफाइंग जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं ना एम्स नॉर्सेट प्रीलिम्स में, उनके 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या कैटेगरी। देखिए इसमें मेजर क्या एग्जाम में चेंज हुआ है मेंस में, देख लीजिएगा यहाँ पे स्टेज 2 मेंस है ये। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम शैल बी 180 मिनट्स। गाइज 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है मेंस। और क्वेश्चंस जो 100 क्वेश्चंस पहले होते थे उसको बढ़ा के 160 MCQ कर दिया गया है, 160 मार्क्स का। ये मेजर चेंज हुआ है, ठीक है। एम्स नॉर्सेट 7 के मेंस एग्जाम में मेजर चेंजेस हुआ है कि आपकी क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है और टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। आपको पता है पहले जो प्री होता था 100 नंबर का होता था, 100 मार्क्स का। फिर जब मेंस होता था वो भी 100 नंबर का होता था, 100 मार्क्स का, ठीक है। बट अब क्या हुआ है, अब 160 क्वेश्चंस आएंगे 160 मार्क्स के, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होगा, 180 मिनट्स, यानी कि लगभग 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है मेंस। तो मेंस को थोड़ा टफ कर दिया गया है गाइस, सीधी सीधी बात करें तो थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। बट ये अच्छा है, कट ऑफ भी थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी लगे हुए हैं ना, आप प्रिपरेशन में लगे हुए हो, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो ईजी होने वाला है, ठीक है गाइज। तो यही मेजर चेंजेस हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, ठीक है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। प्री में जो क्वेश्चन था वो 5 सेक्शंस में डिवाइड था, यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंस में है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है और 45 मिनट्स ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 45 मिनट मिलेगा आपको और हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन मिलेगा, 4 सेक्शन रखा गया है और 45 मिनट एक सेक्शन के लिए है। दूसरी चीज़ गाइस इसमें बता देते हैं कि जो 45 मिनट्स का जो आपको टाइम मिला है ना, अगर एक सेक्शन खुल रहा है आपका तो उसको 45 मिनट्स में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप 45 मिनट्स में सॉल्व नहीं करोगे तो वो फिर सबमिट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट जो सेक्शन खुलेगा, ठीक है, फिर आपको वो करना होगा। और जो पहले वाला सेक्शन जो आप कर रहे हो ना वो दोबारा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो जो भी सेक्शंस आपके सामने स्क्रीन पे खुले एग्जाम देते टाइम उसको फटाफट करिएगा 45 मिनट्स के अंदर में, क्योंकि वो जब एक बार सबमिट हो जाएगा तो दोबारा आप उसको खोल नहीं पाओगे। तो जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। और यदि मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको डिटेल में और समझा देंगे, ठीक है गाइज। बहुत बड़े चेंज हुए हैं, देख लीजिएगा 80 मिनट्स ऑलरेडी दे रखा है, 180 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो यही जो सारी चीज़ें थी वो आपको बताने वाले थे हम। और यहाँ पे देख लीजिएगा क्वालिफाइंग कितने परसेंटेज पे क्वालिफाई है। द क्वालिफाई परसेंटेज मार्क्स इन नॉर्सेट एग्जामिनेशंस विल बी 50% फॉर यूआर EWS। यदि आप अनरिजर्व में आते हो और EWS में आते हो तो आपकी जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है ना वो 50% रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर OBC की बात करें तो OBC को 45% है क्वालिफाइंग, ठीक है। वहीं अगर SC ST की बात करें तो आपकी 40% है क्वालिफाइंग मेंस में, ठीक है गाइज। PWBD की बात करें तो एडिशनल 5% का रिलैक्सेशन मिला गया है, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। वहीं यदि आप PWBD और
यदि आप यूआर में आते हो और ईडब्ल्यूएस में आते हो और पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, यानी कि कोई डिसेबिलिटीज़ है आपको और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो 45% क्वालिफाइंग रखा गया है। यदि आप डिसेबिलिटीज़ हो और ओबीसी में आते हो तो 40% की रिलैक्सेशन 40% की क्वालिफाइंग रखी गई है, ठीक है, परसेंटेज। वहीं आप एससी एसटी में आते हो और डिसेबिलिटीज़ में हो तो आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो गाइज़ यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। जो मेजर चेंजेस थे वो एग्जाम के पैटर्न्स थे मेंस के, तो आपको उस पर फोकस करना है। बाकी आपको एम्स नॉट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसकी जो लिंक होगा ना वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है कि आप कैसे नॉट 7 को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी ऐसी अपनानी है, क्या ऐसा तरीका अपनाना है जिससे आप फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर सकते हो, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो भी सिलेबस है या कोई भी पैटर्न है या किसी भी चीज़ से अगर रिलेटेड डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।